परछाई एपिसोड 162। अब आगे युवराज समायरा से कहता है, तुम्हें ये सवाल SP सिंह से करना चाहिए। मेरे यहाँ होने की वजह ये ही है। युवराज की बात सुनकर समायरा सवालिया नजरों से अर्नव को देखने लगती है। अर्नव युवराज से कहता है, लेकिन मैंने आपको अपने घर में इनवाइट नहीं किया था। युवराज एरोगेंस के साथ कहता है, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं और टाइम वेस्ट करना भी। अर्नव युवराज के कहने का मतलब समझ जाता है। वो युवराज को अंदर आके बैठने के लिए कहता है और वो तीनों लिविंग एरिया के काउच पर बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं। समायरा की सारी बातें सुनने के बाद युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत हो जाता है। समायरा के चेहरे पर भी बिल्कुल यही एक्सप्रेशन था। सिर्फ वो दोनों ही जानते थे कि इस वक्त वो दोनों कितने परेशान थे। अर्नव हैरानी से एक बार समायरा और एक बार युवराज को देख रहा था। उन दोनों को देखते हुए अर्नव अपने मन में कहता है, इससे अच्छा तो मैं सुहानी और उसके दोस्तों के साथ होता, कम से कम वो सब मेरी तरह नॉर्मल तो हैं। सामने इतना बड़ा खतरा है और इन दोनों के चेहरे पर तो शिकन भी नहीं दिख रही है। उनकी बातें पूरी होने के बाद युवराज अर्नव के घर से चला जाता है। इधर सुहानी, निशा और विवेक निशा के रूम में बैठे थे। निशा फोन पर किसी से बातें कर रही थी और सुहानी और विवेक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विवेक कहता है, सुहानी मुझे लगता है कि वो साया अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए लोगों को मार रहा है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? विवेक जवाब देता है, तुमने सुना नहीं था कि उस रात उस साय ने क्या कहा था? सुहानी सवालिया नजरों से विवेक को देखने लगती है। विवेक आगे कहता है, उसने कहा था कि तुम सब मेरी आहुति हो। अक्सर ऑकल्ट प्रैक्टिस में लोग अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बलि देते हैं, शायद उसकी आहुति का मतलब यही हो। विवेक इतना ही कह पाया था तभी निशा अपना फोन कट करके उन दोनों के पास आती है और कहती है, गाइस, मेरे पास 2 हॉट न्यूज़ है। विवेक और सुहानी क्यूरियस होकर एक साथ कहते हैं, क्या? निशा जवाब देती है, युवराज सर ने अपनी टीम चुन ली है, अब वो समायरा के साथ है। निशा की बात सुनकर विवेक और सुहानी चौंक जाते हैं। सुहानी कहती है, और ये तुझे कैसे पता? निशा कहती है, मैंने समायरा पर नजर रखने के लिए अर्नव सर के घर के बाहर अपने खबरी लगाए थे। उन्होंने अभी मुझे बताया कि युवराज सर अर्नव सर के घर गए थे और 1 घंटे बाद वहां से निकले। अब वो डिनर करने तो अर्नव सर के घर नहीं गए होंगे। निशा की बात सुनकर सुहानी काफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। हमेशा युवराज का पहले समायरा को चुनना सुहानी को अच्छा नहीं लगता है और युवराज ने आज फिर वही किया था। लेकिन इस वक्त विवेक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो नाराजगी के साथ निशा को घूरते हुए कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमने डिस्ट्रक्ट के SP के घर के बाहर खबरी लगाए हैं। तुम्हें आइडिया भी है कि अगर वो पकड़े गए तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? निशा विवेक को अजीब सी नजरों से देखते हुए अपने मन में कहती है, ये तो बस इतना ही सुनकर हाइपर हो रहा है। अगर इसे पता चल गया कि आज शाम को मैंने क्या किया है, तब इसका क्या होगा? लगता है मुझे पहले डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। कुछ ही देर में सुहानी को कुछ याद आता है और वो निशा से कहती है, और दूसरी न्यूज़ क्या है? निशा एक्साइटेड होकर कहती है, ओह यस, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ है, जिसे सिर्फ अर्नव सर और 2 फॉरेंसिक ऑफिसर्स ही जानते हैं। मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि युवराज सर आज अर्नव सर के घर गए थे। सुहानी और विवेक सवालिया नजरों से निशा को ही देख रहे थे। इसके बाद निशा उन दोनों को वो सारी बातें बता देती है जो अर्नव ने समायरा और युवराज से शेयर किया था। निशा की बात खत्म होने के बाद सुहानी के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। वो घबराते हुए कहती है, हे भगवान, इसका मतलब वो साया कई तरह से लोगों को मार रहा है। विवेक सुहानी की बात से असहमत होकर कहता है, नहीं सुहानी, ये काम उस साय का नहीं है, ये कोई और ही कर रहा है। मुझे समायरा ने बहुत पहले हिमालय के योगियों में प्रचलित की कहानी के बारे में कुछ बताया था। उस कहानी में इसी तरह शिकार का जिक्र है। शायद ये सब वही कर रहा है। ये कहते ही विवेक के दिमाग में एक सवाल आता है और वो निशा पर शक करते हुए कहता है, 1 सेकंड, तुमने कहा था कि ये बात अर्नव सर और 2 फॉरेंसिक ऑफिसर्स के अलावा और कोई नहीं जानता, तो तुम्हें ये कैसे पता चला? निशा विवेक से नजरें चुराते हुए कहती है, वो सब जाने दो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? निशा का रिएक्शन देखकर सुहानी और विवेक दोनों को समझ आ जाता है कि निशा ने कोई न कोई गड़बड़ जरूर की है। विवेक अपनी जगह से उठकर निशा के पास जाता है और उसके दोनों कंधे को कसकर पकड़ते हुए कहता है, निशा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। निशा फिर से अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, वो शाम को एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था।
विवेक निशा की आंखों में देखते हुए अपने सवाल पर जोर देकर कहता है, कैसा इंसिडेंट? निशा एक गहरी सांस लेकर कहती है, वो मैं शाम को बोर होकर ऑफिस के पास वाले गार्डन में घूमने चली गई थी। कुछ देर वॉक करने के बाद मैं एक चेयर पर बैठ गई। मेरे चेयर के जस्ट पीछे बैठे दो लोग बहुत परेशान होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी उन दोनों का फोन एक साथ बजा और एक आदमी ने दूसरे से कहा, क्या तुम्हें भी एस.पी. सर कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने के लिए कह रहे हैं? दूसरे आदमी ने भी परेशान होकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो हमें ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं। पहले आदमी ने कहा, हो सकता है कि वो ये न्यूज़ बाहर नहीं आने देना चाहते। अगर ये बात फैल गई तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, लोग बहुत डर जाएंगे। मुझे बाद में पता चला कि वो दोनों फॉरेंसिक ऑफिसर्स थे। ये कहकर निशा खामोश हो जाती है। विवेक आगे कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इतनी कॉन्फिडेंशियल बात कैसे पता चली? उन दोनों ने तो तुम्हें खुद ये नहीं बताया होगा। विवेक की आंखें देखकर निशा अब घबराने लगी थी। उसे डर लग रहा था कि सच जानकर विवेक कैसे रिएक्ट करेगा। सुहानी भी निशा के पास आकर उस पर शक करते हुए कहती है, निशा, इस बार तुमने क्या किया है जो उन लोगों ने तुम्हें इतनी बड़ी बात बता दी? निशा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और अपनी उंगली अपने दोनों कानों में डालकर कहती है, मैंने उन दोनों को किडनैप कर लिया। निशा के ऐसा कहते ही विवेक और सुहानी लगभग चीखते हुए कहते हैं, क्या? निशा को उन दोनों से इसी रिएक्शन की उम्मीद थी। विवेक गुस्से में निशा के दोनों हाथों को उसके कान से हटाकर कहता है, तुम पागल हो क्या? तुमने 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स को किडनैप कर लिया। तुम्हें अंदाजा भी है ये कितना बड़ा क्राइम है? इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है। सुहानी को तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो निशा से क्या कहे। निशा भी अपना साइड रखते हुए ऊंची आवाज में कहती है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो क्या हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती? निशा का जवाब सुनकर विवेक भी खामोश हो जाता है। सुहानी भी समझ रही थी कि निशा अगर ऐसा नहीं करती तो इतने बड़े खतरे के बारे में उन्हें पता ही नहीं चलता। सुहानी विवेक को शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है, विवेक तुम परेशान मत हो, हम सब संभाल लेंगे। निशा ने जिन लोगों से उन ऑफिसर्स को किडनैप कराया है, हम उन्हें हिमाचल से बाहर भेज देंगे। और अगर वो पकड़े भी गए तो हम उन्हें पहचानने से इनकार कर देंगे और हमारे कांटेक्ट के सारे सबूत भी मिटा देंगे। सुहानी की बातें सुनकर विवेक थोड़ा शांत होता है। निशा नर्वस होते हुए कहती है, एक्चुअली हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सुहानी कहती है, क्यों? निशा जवाब देती है, क्योंकि उन्हें किडनैप करने के लिए किसी को बुलाने का वक्त ही नहीं था। विवेक और सुहानी डर और हैरानी के साथ कहते हैं, तो? निशा अपना गला साफ करते हुए कहती है, तो उन ऑफिसर्स को मैंने खुद किडनैप किया है, अपने पी.ए. की हेल्प से। निशा का जवाब सुनकर सुहानी और विवेक अपना सर पकड़ लेते हैं। इधर जंगल के बीचों बीच वही लड़की एक लड़के के साथ थी। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। लड़के का हाथ उस लड़की को कमर पर था। वो लड़का उस लड़की के होठों पर अपनी उंगली फिराते हुए कहता है, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। वो लड़की डेविल स्माइल के साथ लड़के की आंखों में देखकर कहती है, तुमने मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है? ये कहते ही उस लड़की की आंखें चमकने लगती है। ये देखकर उस लड़के के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वो उस लड़की से दूर होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चाहकर भी वो अपना हाथ उस लड़की की कमर से हटा नहीं पा रहा था। ये सब देखकर वो लड़का डर से कांपने लगता है। लड़की उसी स्माइल के साथ उस लड़के के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहती है, अगले जन्म में एक बात जरूर याद रखना, अगर कभी सुनसान जगह कोई खूबसूरत लड़की मिल जाए तो कभी उसकी तरफ मत बढ़ना। उस लड़की के ऐसा कहते ही लड़के का हाथ उसकी कमर से हट जाता है और लड़का अपने चेहरे को पकड़कर जोर से चीखने लगता है। कुछ ही पल में उस लड़के की स्किन इस तरह से जलने लगती है जैसे उस पर किसी ने एसिड डाल दिया हो और अगले ही पल उसका पूरा शरीर धूल बनकर वहीं उड़ जाता है। वो लड़की एक डेविल स्माइल के साथ उसे ही देखती रहती है और फिर वहां से चली जाती है। जंगल के बीच युवराज के बंगले से किसी आदमी के जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी। वो आवाज उस बंगले से बाहर पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो आदमी अभी भी जंजीर से बंधा हुआ था और उस जंजीर के चारों तरफ लाल रोशनी का एक घेरा था। वो आदमी उसी तरह से बस चीखता जा रहा था, तभी अचानक से वो शांत हो जाता है। वो आदमी अपनी आंखें बंद करके अपने आसपास कुछ महसूस करता है। कुछ ही देर में उसे कुछ महसूस होता है और वो अपनी आंखें खोलकर उन जंजीरों को देखता है जिनसे वो बंधा हुआ था। धीरे धीरे उन जंजीरों के चारों तरफ फैली लाल रोशनी गायब होने लगती है। ये देखकर उस आदमी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अगले ही पल उसके हाथ में बंधी जंजीरें राख में बदलकर हवा में उड़ जाती है।
ऐसा होते ही उस आदमी के हाथ आज़ाद हो जाते हैं और उसकी नज़र सामने जाती है। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसने कुछ देर पहले किसी की जान ली थी। उस लड़की को देखते ही वो आदमी उसके पास जाता है और उसके सामने अपना सर झुकाकर कहता है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। वो आदमी अपना सर उठाकर कहता है, लेकिन आप यहाँ, क्या आप भी उसी मकसद से यहाँ आए हैं जिस मकसद से मैं आया हूँ? वो औरत कहती है, नहीं। वो आदमी क्यूरियस होकर कहता है, फिर आप यहाँ क्यों हैं? वो औरत जवाब देती है, तमस, तुम अपना काम जल्द से जल्द पूरा करो। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। इधर सुहानी अपने रूम में बैठी थी। वो युवराज की वजह से इस वक्त काफ़ी हद थी और उसकी आंखों में आंसू थे। सुहानी ने युवराज से कई बार मदद लेने की कोशिश की थी, लेकिन युवराज ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था और अब वो खुद समायरा के पास गया था। ये बात सुहानी को बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। सुहानी यही सब सोच रही थी तभी युवराज कमरे के अंदर आता है। अंदर आते ही उसकी नज़र सुहानी पर जाती है। सुहानी भी युवराज को आते देख अपने आंसू साफ कर लेती है। सुहानी की आंखों में आंसू देख युवराज परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपनी परेशानी को छिपाते हुए सुहानी के पास आकर कहता है, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? सुहानी युवराज को ना देखते हुए कहती है, नहीं। ये कहकर वो ब्लैंकेट ओढ़कर सोने लगती है। सुहानी को रोते देखकर युवराज पहले ही बेचैन हो गया था। वो अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम रो क्यों रही हो? सुहानी नाराजगी के साथ कहती है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? सुहानी के इन जवाबों से युवराज को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो ही जानता था कि सुहानी को परेशान देखकर उसे कितना फर्क पड़ता था। सुहानी बेड पर लेटे हुए आगे कहती है, और आपके लिए एक गुड न्यूज है। कल मैं, निशा और विवेक आपका ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और हाँ, मैं हमारे बीच का 250 करोड़ वाला डील भी कैंसिल कर दूंगी। ये कहकर सुहानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुहानी की ये बातें सुनकर युवराज के दिल की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। वो चाहकर भी अब सुहानी से दूर नहीं रह सकता था, सिर्फ वही जानता था कि इतने सालों में उसने खुद को कैसे रोककर रखा था। युवराज अब पूरी तरह से बेचैन हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस सुहानी ने उसके पास आने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था, वो खुद ब खुद उससे दूर क्यों जाना चाहती है। युवराज सुहानी से आगे कुछ कहना चाहता था, लेकिन सुहानी अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसकी वजह से युवराज उससे आगे कुछ कह नहीं पाता। रात के 2 बज रहे थे। युवराज अभी भी जाग रहा था। सुहानी की बातें याद करते हुए उसे नींद ही नहीं आ रही थी। सुहानी अपने बेड पर सो रही थी। उसकी आंखें तो बंद थी, लेकिन उसकी बंद आंखों के अंदर उसकी पुतलियां बहुत तेजी से मूव कर रही थी। सुहानी को अपने सपने में कुछ विजुअल्स दिखाई दे रहे थे। वो देखती है कि वो लगभग 6 साल की है और अपने घर के लिविंग एरिया में अपने मम्मी पापा के साथ बैठी खेल रही है। उसके पापा महेश सक्सेना उसकी मम्मी अवंतिका से कहते हैं, शिमला में इतने सारे घर हैं, लेकिन तुम्हें यही घर क्यों पसंद आया? इसके बाद सुहानी दूसरा विजुअल देखती है, जिसमें अवंतिका सुहानी का हाथ पकड़े उस विशिंग वेल के सामने खड़ी थी। सुहानी अवंतिका से कहती है, मम्मी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अवंतिका कहीं खोए हुए जवाब देती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कुआं मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचता है। सुहानी को तीसरा विजुअल दिखाई देता है, जिसमें वो अपने डैड की गोद में बैठी थी और उसके डैड राघव से बात कर रहे थे। महेश सक्सेना परेशान होकर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या नहीं। उस अघोरी के पास से आने के बाद वो आत्मा शिवी पर हावी तो नहीं होती, लेकिन अब शिवी को कुछ याद ही नहीं है। पता नहीं उसने मेरी बच्ची के साथ क्या किया है। ये देखते ही सुहानी की आंखें एकाएक खुल जाती है और वो एकटक सीलन को देखने लगती है। सुहानी सीलन को देखते हुए अपने मन में कहती है, इसका मतलब मेरी मेमोरी उस एक्सीडेंट की वजह से नहीं गई थी। उस अघोरी ने मेरे साथ कुछ किया है। सुहानी यही सोच रही थी तभी उसे सीलन में कुछ दिखाई देता है। सुहानी देखती है कि उस सीलन से धीरे धीरे कोई बाहर आ रहा है। कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल वो चीज सीलन से बाहर आकर सुहानी से ठीक 1 फीट ऊपर आकर रुक जाती है। ये देखकर सुहानी की सांसें रुक जाती है, लेकिन उसके मुंह से अब कोई आवाज ही नहीं निकल रहा था और न ही उसकी बॉडी मूव कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी की बॉडी बेड से चिपक गई हो। वो चीज सुहानी के ठीक ऊपर थी और उसे ही घूर रही थी। तभी सुहानी को युवराज का ख्याल आता है और वो तिरछी नज़र से काउच की तरफ देखने लगती है। सुहानी ये देखकर हैरान रह जाती है कि युवराज वहीं खड़ा उसे एकटक देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं रहा था।
सुहानी युवराज को आवाज देने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। युवराज वही खड़े सुहानी से कहता है, मैंने कहा था ना, मुझसे दूर रहो। वो तुम्हें मारना चाहता है और अब मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। युवराज के ऐसा कहते ही उसके सामने की वो चीज सुहानी के ऊपर आ जाती है। ये देखते ही सुहानी की चीख निकल जाती है और वो नींद से उठकर बैठ जाती है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।